प्रोटोजोआन्स में आज हम अमीबी के बारे में पढ़ेंगे, जू फ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और सीलिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमीबी से। तो ये जो अमीबी है, बात करेंगे कि इस अमीबी में, इस क्लास में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रखे गए हैं। जाहिर सी बात है, हर क्लास में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे जिनमें डिफरेंट टाइप्स की खसूसियात मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीबी में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैबिटेट के लिहाज से, तो वो कहता है कि इस ग्रुप में, अमीबी में, इस ग्रुप में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि सारे के सारे जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। सबसे पहली अहम बात तो ये है कि अमीबी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे आज़ाद रहना पसंद करते हैं। दे आर फ्री लिविंग। अब ये फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, कुछ जो हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ अमीबी जो हैं वो सॉइल में जो है वो मौजूद होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अमीबी में ऐसे भी हैं जो कि पैरासाइट के तौर पर पाए जाते हैं। मतलब ये कि इस ग्रुप में तमाम जो ऑर्गेनिजम्स, अमीबी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे आज़ाद रहना पसंद करते हैं। दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, ये मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पैरासाइट के तौर पर भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये इनका हैबिटेट है। नेक्स्ट अगर हम इनकी लोकोमोशन के हवाले से बात करें कि इस ग्रुप में, इस क्लास में, अमीबी में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो हरकत कैसे करते हैं, तो देखा ये गया है कि इस ग्रुप में तमाम जो अमीबी हैं दे लैक फ्लैजेला। इनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, लेकिन इनमें मूवमेंट जो है, तो फिर मूवमेंट कैसे होती है? इन अमीबी में मूवमेंट खास किस्म की साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के जरिए होती है। इन्हें हम सूडोपोडिया का नाम देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम बनाई गई है जिसमें ये अमीबा जो है वो दिखाया गया है। अब अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा एक सेल है जिसके अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म जो है ये इस डायरेक्शन में जो है वो प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकले होना। यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। और याद रखें कि अमीबी हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पर उसका साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोजेक्ट करता है। अब इस अमीबी का जो साइटोप्लाज्म है वो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे, तो ये जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या है? ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है। अब जिस डायरेक्शन में ये सूडोपोडिया, जिस डायरेक्शन में ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनेगी, उस डायरेक्शन में अमीबा जो है वो मूव करेगा। तो अमीबी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, लेकिन वो साइटोप्लाज्म्स की प्रोजेक्शन सूडोपोडिया के जरिए जो है वो लोकोमोशन करते हैं। अब इसमें अमीबी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म बुक में दिया गया है, डेट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये एक ऐसा अमीबी है जो कि इंसानों के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में ये एक बीमारी का बायस बनता है, डेट इज कॉल्ड अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्री जो है इसे हम सवेयर डायरिया भी कह सकते हैं। इसमें जो इंसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा सवेयर डायरिया का शिकार हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है? एक अमीबी की वजह से, जिसे हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं।
तो बेसिकली 3 टॉपिक्स हमने यहाँ पर पढ़े। हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने एक एग्जाम्पल एंटामीबा हिस्टोलिटिका के हवाले से डिस्कस की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स की तरफ। जू फ्लैजिलेट्स, अब इस क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, ज़्यादातर जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो जू फ्लैजिलेट्स में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इस क्लास में ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। बॉडी की अगर हम बात करें, जू फ्लैजिलेट्स की बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो स्फेरिकल शेप हो सकती है, गोल हो सकती है, या फिर एलोंगेटेड हो सकती है, मतलब कि लंबाई के लिहाज से जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लंबूतरी शक्ल की हो सकती है। तो और बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा सेंटर में पाया जाता है, चाहे बॉडी स्फेरिकल है या बॉडी एलोंगेटेड है, न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में ही अमूमन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोकोमोशन के हवाले से बात करें तो ये जो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं, दे हैव 1 to many फ्लैजेला, इनमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए मौजूद होते हैं, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, जू फ्लैजिलेट। अब जू जो है ये एज एनिमल्स से लिया गया है लफ्ज़, इसका मतलब कि इनमें एनिमल्स की तरह मूव करने की एबिलिटी होती है, और मूवमेंट किसके ज़रिए होती है, वो फ्लैजेला के ज़रिए होती है। और ये फ्लैजेला जो होता है ये अमूमन बॉडी के एंटीरियर एंड से जो है, ये बॉडी के एंटीरियर एंड से जो है वो बाहर निकलता है। तो जू फ्लैजिलेट्स में लोकोमोशन के लिए एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी खुराक की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें कि जू फ्लैजिलेट्स अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, तो जू फ्लैजिलेट्स ऑब्टेन फूड बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, जू फ्लैजिलेट्स ये जिंदा जानदारों या बेजान अशिया से जो हैं वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको इंजेस्ट करते हैं, उनको निगल कर खुराक जो है वो हासिल करते हैं। दोबारा इसको समझ लें स्टूडेंट्स कि जू फ्लैजिलेट्स जिंदा ऑर्गेनिजम्स या मुर्दा जानदारों को निगल कर अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है खुराक को माउथ में दाखिल करके उसको निगल लेना, डेट इज कॉल्ड इंजेक्शन, जस्ट लाइक ह्यूमंस। जू फ्लैजिलेट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जू फ्लैजिलेट्स जो हैं, बहुत सारे जू फ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, आज़ाद रहना पसंद करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर अमीबी में भी पढ़ा। बहुत सारे जू फ्लैजिलेट्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे जू फ्लैजिलेट्स ऐसे भी होते हैं जो सी साइल होते हैं, हरकत नहीं कर सकते, हरकत नहीं कर सकते। इट मीन्स डैट कि वो फ्री लिविंग नहीं होते, जैसे कि कोएनोफ्लैजिलेट, ये एक जू फ्लैजिलेट है, इसका नाम है कोएनोफ्लैजिलेट। ये एक सी साइल फ्रेश वाटर और मैरीन जू फ्लैजिलेट है, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और ये मैरीन वाटर में भी पाया जाता है, लेकिन ये सी साइल होता है, ये हरकत नहीं कर सकता। चूंकि ये हरकत नहीं कर सकता, लिहाजा फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में ये किसी सरफेस के साथ जो है वो एक डंडी के जरिए जुड़े होते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक के जरिए किसी भी समंदर के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर ये किसी भी चीज़ के साथ, कोई चट्टान हो सकती है, उसके साथ ये डंडी के जरिए जुड़े होते हैं। और ये एक कोएनोफ्लैजिलेट है, ये पहला एक कोएनोफ्लैजिलेट है, ये दूसरा है। कोएनोफ्लैजिलेट्स ये सी साइल तो होते हैं, लेकिन ये कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनी की सूरत में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायग्राम में तकरीबन 4 से 5 कोएनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो इकट्ठे कॉलोनी बनाकर जो हैं वो एक सरफेस के साथ जो है वो जुड़े हैं। तो एक जो कोएनोफ्लैजिलेट होता है, अ सिंगल कोएनोफ्लैजिलेट, ये यूनिसेलुलर होता है, सेंटर में ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, यहाँ पर माइक्रोविलाई होती हैं, इस रीजन को कॉलर का नाम दिया जाता है, कॉलर रीजन, और इस कॉलर रीजन के सेंटर से फ्लैजेला जो है वो बाहर निकलता है। अब यहाँ पर फ्लैजेला तो मौजूद है, लेकिन ये
लोकोमोशन के लिए मौजूद नहीं, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। फ्लैजेला के ज़रिए जब इनका फ्लैजेला जो है वो वाटर में मूव करता है तो वाटर के अंदर वाइब्रेशंस, वेव्स पैदा होती हैं, उसके ज़रिए वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो मूव करके इनके अंदर दाखिल होती हैं, तो उसके ज़रिए ये खुराक जो है वो हासिल करती हैं। नेक्स्ट जो है बहुत सारे जू फ्लैजिलेट्स सिम्बायोंट फॉर्म में भी पाए जाती हैं। मतलब ये कि कुछ जू फ्लैजिलेट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप बना लेती हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है, जू फ्लैजिलेट्स को भी फायदा होता है और उन ऑर्गेनिजम्स को भी फायदा होता है। इसमें एक एग्जांपल हमारे पास है ट्राइकोनिम्फास। अब ट्राइकोनिम्फास एक ऐसा जू फ्लैजिलेट है जो कि टर्माइट, दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। अब ये जो ट्राइकोनिम्फास जो कि एक जू फ्लैजिलेट है, ये दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको गट भी कहा जाता है, उसमें एक एंजाइम रिलीज करता है, सेलुलेज एंजाइम, जिसकी मदद से जो दीमक है, जो टर्माइट है, वो बासानी लकड़ी को हजम कर सकती, क्योंकि लकड़ी में सेलुलोज मौजूद होता है और उसको हजम करने के लिए, तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए होता है, जो कि ट्राइकोनिम्फास दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा करता है। बदले में ट्राइकोनिम्फास जो है वो कुछ खुराक भी हासिल करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहते हुए, और अल्टीमेटली दीमक को वो एज अ हैबिटेट, दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम को एज अ हैबिटेट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड भी है, क्योंकि जब तक दीमक जो है वो डैमेज नहीं होगी, दीमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब तक ट्राइकोनिम्फास महफूज रहेंगे। तो टर्माइट को भी फायदा होगा और ट्राइकोनिम्फास को भी फायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारे जू फ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जो पैरासाइट्स के तौर पर जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल बुक में दी गई है, डेट इज ट्रिपैनोसोमा। अब ट्रिपैनोसोमा जो है ये एक ऐसा जू फ्लैजिलेट है, ये एक फ्लाई के अंदर पाया जाता है जिसे सेटसी फ्लाई कहा जाता है। सेटसी फ्लाई ये मोस्टली, ये फ्लाई जो है ये मोस्टली अफ्रीका में जो है वो पाई जाती है। यही वजह है कि ये बीमारी जो है सेटसी फ्लाई, ट्रिपैनोसोमा एक ऐसा जू फ्लैजिलेट है जो कि सेटसी फ्लाई में पाया जाता है। तो अगर ऐसी फ्लाई, इन्फेक्टेड फ्लाई जिसमें ट्रिपैनोसोमा मौजूद होता है, अगर ये फ्लाई किसी शख्स को काट ले तो उस शख्स में एक बीमारी पैदा हो जाती है। उस काटने से क्या होता है, जब ये फ्लाई किसी शख्स को बाइट करती है तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो उस शख्स के ब्लड में दाखिल हो जाता है। उससे क्या होगा कि उस शख्स में एक बीमारी होगी, डेट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस, चूँकि ये बीमारी जो है ये मोस्टली अफ्रीका में इसलिए क्योंकि ये जो फ्लाई होती है मोस्टली अफ्रीका में पाई जाती है, लिहाजा ये बीमारी अक्सर अफ्रीकन पीपल्स में जो है वो देखने को मिलती है, इसीलिए इस बीमारी को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। इस बीमारी की अलामात जो हैं, इस बीमारी में बहुत ज़्यादा जो है वो फीवर होता है, वॉमिटिंग, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, और बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। बॉडी के जो मसल्स हैं उनमें जो है वो खिंचाव जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो ये हमने बात की कि जू फ्लैजिलेट्स जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, जू फ्लैजिलेट्स की बॉडी की शेप क्या होती है, जू फ्लैजिलेट्स में लोकोमोशन फ्लैजेला के ज़रिए होती है, ये अपनी न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ सीसाइल भी हैं जैसे क्वेनोफ्लैजिलेट की हमने बात की। बहुत सारे जू फ्लैजिलेट्स सिम्बायोंट फॉर्म में पाए जाते हैं और बहुत सारे जू फ्लैजिलेट्स अपनी लाइफ एज अ पैरासाइट जो हैं वो गुजारते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलिएट्स की, तो सिलिएट्स जो हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अमीबी में भी हमने पढ़ा यूनिसेलुलर हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर के साथ साथ कुछ कॉलोनियल भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन कंडीशन जो है वो यूनिसेलुलर है। सिलिएट्स जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम पेलिकल का नाम जो है वो देते हैं, पेलिकल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैरामीशियम है, इसकी बॉडी के बाहर, पैरामीशियम की बॉडी के बाहर ये एक
कवरिंग मौजूद है, डेट इज कॉल्ड पेलिकल, डेट इज कॉल्ड पेलिकल। तो सिलिएट्स जो होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जो कुछ हद तक अपने आप को एक्सटेंड कर सकती है। लिहाजा कुछ हद तक बॉडी की शेप में चेंज आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता। इन पैरामीशियम, जैसे कि अगर हम पैरामीशियम की बात करें, जो कि पैरामीशियम जो कि एक सिलिएट है, इनकी जो बॉडी है लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो इसकी पूरी पैरामीशियम की पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर से जो है वो कवर्ड होती है, जिन्हें हम सीलिया का नाम देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी बॉडी के बाहर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हम सीलिया का नाम जो है वो देते हैं। इसके अलावा कुछ सिलिएट्स ऐसे होते हैं जो सीसाइल होते हैं, जो हरकत नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है हरकत नहीं करेंगे तो ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, किसी जगह के साथ जो है वो जुड़े होंगे, अटैच फॉर्म में मौजूद होंगे। अगर हम फ्रेश वाटर सिलिएट्स की बात करें तो फ्रेश वाटर सिलिएट्स में एक ऑर्गेनेली पाई जाती है, डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो एक स्टार शेप ऑर्गेनेली नजर आ रही है आपको यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब देखें जो फ्रेश वाटर में जो सिलिएट्स पाए जाते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर में बाहर वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो बाहर से वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दाखिल होता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा फ्रेश वाटर सिलिएट्स में एक ख़ास ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। ये जो ऑर्गेनेली होती है ये बॉडी से बाहर से दाखिल होने वाले वाटर को स्टोर करती है और उसको बाहर निकाल देती है ताकि बॉडी के अंदर पानी की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। बाहर से जो वाटर दाखिल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स उस वाटर को जो कि जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको स्टोर करती हैं अपने अंदर और फिर बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। तो बेसिकली ये ऑर्गेनेली फ्रेश वाटर सिलिएट्स में वाटर की रेगुलेशन का काम करती हैं, वाटर की एडजस्टमेंट का काम करती हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा सिलिएट्स की सबसे ख़ास बात यह है कि सिलिएट्स जो होते हैं इनमें इन ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप का न्यूक्लियस बॉडी के अंदर जो है वो देखा गया है। एक जो है मैक्रोन्यूक्लियस जो कि तादाद में सिर्फ सिंगल होता है, जबकि दूसरे माइक्रोन्यूक्लियाई। अब माइक्रोन्यूक्लियाई का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद, दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे साइज के न्यूक्लियस होते हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियाई और ये डिप्लॉइड होते हैं। जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस जो कि जस्ट ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैक्रोन्यूक्लियस है जो कि सिर्फ तादाद में सिर्फ एक ही होता है, ये मोस्टली पॉलीप्लाइड होते हैं, मोर देन 2n होते हैं। अब ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है जो कि पॉलीप्लाइड होता है, ये क्या करता है, बॉडी की सिलिएट की ग्रोथ में हेल्प करता है और उसके पूरे बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं ये सिलिएट्स के सेक्सुअल प्रोसेस को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। तो दोनों जो न्यूक्लियस हैं उनका फंक्शन डिफरेंट है। मैक्रोन्यूक्लियस जो कि पॉलीप्लाइड होता है, सिंगल होता है, ये बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जबकि जो बहुत सारे छोटे साइज के डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब कुछ सिलिएट्स ऐसी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिलिएट्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन के जरिए जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो सिलिएट्स आपस में मिल जाते हैं, ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जिसके नतीजे में जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक मॉडिफाइड होता है, वो दो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सिलिएट्स में हमने देखा ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी के बाहर फ्लेक्सिबल कवरिंग पेलिकल मौजूद होती है, लोकोमोशन के लिए इनमें सीलिया मौजूद होते हैं। कुछ सिलिएट्स सीसाइल भी होते हैं, ठीक है कि सीलिया मौजूद हैं, ये हरकत कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कुछ सिलिएट्स सीसाइल भी होते हैं, हरकत नहीं कर सकते।
फ्रेश वाटर सिलिएट्स की अगर हम बात करें तो उनमें वाटर रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं ऑर्गेनेली मौजूद होती है। सिलिएट्स की सबसे ख़ास बात यह है कि इनमें दो टाइप का न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। एक जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो पॉलीप्लाइड इन नेचर होता है, ये बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जबकि जो बहुत सारे छोटे साइज के जो डिप्लाइड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, वो बॉडी के सेक्सुअल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सिलिएट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर कॉन्जुगेशन के ज़रिए होती है, जिसमें दो सिलिएट्स मिलकर एक नए सिलिएट को जो है वो उनकी डेवलपमेंट का बायस जो है वो बनते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अमीबी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की, जूफ्लैजिलेट्स की और सिलिएट्स की।